So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ पे मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन लंग्स का बताऊंगी, राइट लंग के बारे में, लेफ्ट लंग के बारे में, उसके बाद हम लोग एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे और एक पैराग्राफ मैंने एनसीईआरटी का अभी नहीं पढ़ाया है, थर्ड पेज का स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर वाले टॉपिक, दैट इज वन पैराग्राफ जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, उसको भी कवर करेंगे। क्लियर? तो आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट होगा बट डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिव होगा, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से टॉपिक समझ में आए। क्लियर? तो पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे लंग्स का, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ डायग्राम बनाना है, देन मैं उसको अच्छे से समझाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है, क्या चीज़ लेवल करी। हमारा यहाँ तक तो पोर्शन कंप्लीट था। क्लियर? आपको भी अच्छे से डायग्राम बनाना है। क्लियर है ना? अब देखो इसमें क्या क्या लेवल करना है। यहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बट बेसिक है, तो इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगी आपको, है ना। यहाँ पे सुपीरियर लोब बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंफीरियर लोब, है ना। सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, और बीच का जो है इसको बोलते हैं मिडिल लोब। ये आपको नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया हुआ है ना। यहाँ पे ऐसा लाइन होता है बना हुआ, इस लाइन का भी एक नाम होता है, बस मैं बता देती हूँ, लेवल नहीं करती हूँ। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर्स, इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर्स। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर लोब होता है और इंफीरियर लोब होता है, यहाँ पे कोई मिडिल लोब नहीं होता है ना। और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओब्लिक फिशर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिशर्स नहीं होते हैं। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, बेसिक बात है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, अब लंग्स का डायग्राम देख के कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि डिजाइन के लिए क्यों बना दिया है। ये डिजाइन नहीं है, आपको पता होगा हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है ना। तो ये वाला जो है ये कौन सा पार्ट है, राइट लंग का, एंड दिस पार्ट इज ऑफ लेफ्ट लंग। और आपको पता होगा हमारा हार्ट किस साइड है, लेफ्ट साइड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, कार्डियक नॉच, वहीं पे हार्ट हमारा फिट होता है। क्लियर? इसीलिए डायग्राम डिजाइन में बना हुआ है ना, ऐसा नहीं कि मेरे को मन कर रहा था तो मैंने डिजाइन में बना दिया, ऐसा नहीं है ना। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। क्लियर? अब इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्लूरम, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके पास होता है प्लूरल फ्लूइड। अब क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन को अवॉइड किया जा सके। क्लियर? ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके पास होता क्या है, प्लूरल फ्लूइड। क्यों होता है, टू अवॉइड फ्रिक्शन। अब आपको यहाँ दो लेयर दिख रहा होगा, है ना। बाहर वाले लेयर को बोलते हैं पेराइटल लेयर, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं विजुअल लेयर। ये सेम दोनों साइड के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे भी जो बाहर वाला लेयर है वो पेराइटल कहलाएगा, जो अंदर वाली लेयर है उसको विजुअल लेयर है ना। और बीच वाला जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लेवल कर लेते हैं, दिस लेयर इज नोन एज पेराइटल लेयर एंड दिस लेयर इज नोन एज विजुअल लेयर। क्लियर है ना? तो आपको बस लंग्स के बारे में इतना ही जानना था अभी के लिए, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्वियोलाई के बारे में, एल्वियोलाई क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है और जितनी चीज़ें मैंने लिखा है उसको नोट डाउन करना है। आई होप सो आप रिवाइज करते रहेंगे, है ना। जैसे मैं पूछूं कि रेस्पिरेशन का पूरा स्टेप्स बताओ, तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, है ना, सीक्वेंस में। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूं कि पूरे
एनिमल किंगडम का बताओ, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हेमिकोडेटा का बताओ, मोलस्का का बताओ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग एल्वेलाई पे आते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। आई होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं एल्वेलाई के डायग्राम पे। एल्वेलाई के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है। इसमें भी एक छोटा सा डायग्राम बनेगा एंड देन एल्वेलाई की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। आप एनसीईआरटी साथ में पढ़ते रहे होगे, आई होप सो आप पढ़ रहे होगे, है ना, तो अच्छे से रिलेट हो पाता है। एल्वेलाई का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, बट एक ही पॉइंट काफी नहीं है ना, हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, है ना। ये क्या है? एल्वेलाई। एल्वेलाई कौन से एपिथेलियम का बना होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर आपको नहीं पता है इट्स कंप्लीटली ओके, आप बस अभी नाम लिख लो और याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो सेम चीजें एनिमल टिश्यू में रिपीट होगी, है ना। तो एल्वेलाई में कौन सा टिश्यू एपिथेलियम होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है ना। तो दोनों राइट लंग हो जाए लेफ्ट लंग हो जाए, दोनों अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना एल्वेलाई पाया जाता है? 300 मिलियंस, है ना, इन टोटल ईच लंग्स। क्लियर? सो हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, देयर आर टोटल ऑफ 300 मिलियन एल्वेलाई इन बोथ द लंग्स, इन बोथ द लंग्स। क्लियर हुआ, है ना। दोनों अगर लंग्स को मिलाए तो 300 मिलियन एल्वेलाई पाया जाता है और इसका काम एक ही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या काम है एल्वेलाई का? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है ना। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, अब हमें इसके लेयर के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो ये जो बीच वाला लेयर है, अब एल्वेलाई है तो ये आपको पता होगा ये सेलुलर लेयर है ना। ये कौन सा लेयर है? सेलुलर। लेकिन बीच वाला जो लेयर है, जो आपको मैंने ब्लू डॉट से दिखाए हैं, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये लेयर नॉन सेलुलर है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सेल्स पाए नहीं जाते। इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? नॉन सेलुलर लेयर। और तीसरा जो लेयर आपको दिख रहा है सॉरी, दिस इज अ लेयर ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी, अगेन पल्मोनरी कैपिलरी हो, एल्वेलाई का लेयर हो, ये सारे सेलुलर लेयर होते हैं। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन जहां कहीं भी है, दे आर द नॉन सेलुलर लेयर। क्लियर? एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जहां कहीं भी बेसमेंट वर्ड यूज हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, वहां मतलब नॉन सेलुलर लेयर। क्लियर? लेकिन पल्मोनरी कैपिलरी हो, एल्वेलाई हो, दे आर द सेलुलर लेयर, है ना। बस इतना चीजें याद रखो। तो पल्मोनरी कैपिलरी क्या हुआ? सेलुलर लेयर। अब ये कौन से एपिथेलियम का बना होता है वो भी हमको मेंशन करना है, क्योंकि एक दो बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कि एल्वेलाई क्या कौन से एपिथेलियम का बना होता है, चाहे कैपिलरीज कौन से एपिथेलियम का बना होता है। क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको शॉर्ट में एंडोथेलियम बोला जाता है। जो एपिथेलियम पल्मोनरी कैपिलरीज में पाया जाता है, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसको हम लोग शॉर्ट में एंडोथेलियम भी बोलते हैं। क्लियर? तो हमने क्या बताया आपको, एल्वेलाई कितने लेयर्स से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, एल्वेलाई में कितने लेयर्स होते हैं। आई होप सो आप खुद से आंसर कर पा रहे होंगे। एल्वेलाई के पास 3 लेयर पाए जाते हैं,
एक नॉन सेलुलर, दो सेलुलर, है ना। एल्वेलाई के पास कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर। 1 इज सेलुलर, 1 इज नॉन सेलुलर एंड 2 इज सेलुलर। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितने लेयर से होते हैं? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस 3 लेयर्स। क्लियर? 2 सेलुलर प्लस 1 नॉन सेलुलर, इतनी चीजें कंप्लीट होती है तो आपका टॉपिक लंग्स, एल्वेलाई, इनके इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग एक मैंने पैराग्राफ अभी तक नहीं पढ़ाया था, उसको कंप्लीट करूंगी और कितने मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में, इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी। फिर हमारा कल का लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे होगा। क्लियर? तो चलिए आप इसको लिखिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ। फिर आई होप सो आपने लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ, जो मैंने एक पैराग्राफ अभी तक नहीं पढ़ा है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा पैराग्राफ है, कंप्लीट हो जाएगा ना। Lungs are situated in an airtight container. अब इस लाइन का मतलब क्या है? लंग्स आर सिचुएटेड इन एन एयरटाइट कंटेनर, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था थोरैसिक वर्टिब्रे, है ना, एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रे ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, है ना, आपको मैंने बताया था उसको, है ना। तो वही है, लंग्स आर सिचुएटेड इन एयरटाइट कंटेनर, यानी कि थोरैसिक चैम्बर में लंग्स का पोजीशन पूरा बताना है कि डॉर्सली कैसा होता है, वेंट्रली कैसा होता है, सारा कुछ, है ना, लेटरली कैसा होता है, डाउन कैसा होता है ना, बिलो। तो मैं उसी के बारे में बताऊंगी। तो लंग्स आर सिचुएटेड इन एन एयरटाइट कंटेनर दैट इज थोरैसिक चैम्बर, उसमें लंग्स फिटेड होता है। क्लियर? चलिए उसके बारे में देखते हैं। थोरैसिक चैम्बर, लंग्स आर सिचुएटेड इन एन एयरटाइट कंटेनर दैट इज थोरैसिक चैम्बर। इसका मतलब क्या होता है, अब इसको समझते हैं। यानी कि डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली एंड बिलो। अब आपको ये पता कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। क्लियर? डॉर्सल यानी कि आपका ये वाला पोर्शन, वेंट्रल यानी कि दिस पोर्शन, लेटरल यानी कि दिस पोर्शन। क्लियर हो रहा है? चलो, तो डॉर्सली लंग्स सिचुएटेड होता है डॉर्सली बाय अ वर्टिब्रल कॉलम, जहां पे ये पोर्शन वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, आप खुद से इमेजिन कर सकते हो, है ना। दिख रहा है, मैंने बेकार बोल दिया आपको, दिख नहीं रहा होगा, खुद से इमेजिन कर सकते हो। डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली अब मैं वर्ड यूज करूंगी स्टर्नम। कईयों को पता नहीं होगा, इट्स कंप्लीटली ओके, लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर का ये वर्ड है स्टर्नम। क्लियर? तो वेंट्रली क्या होता है? स्टर्नम। लेटरली क्या होता है? रिब्स। एंड बिलो क्या होता है? डायफ्राम। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्लियर? जैसे मान लो ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? ये है आपका स्टर्नम, दिख रहा है? ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये है स्टर्नम। नीचे क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। सो ये हुआ वर्टिब्रल कॉलम दैट इज वेंट्रल। नो, बताओ, आप बताओ मुझे, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल होता है कि वेंट्रल होता है? डॉर्सल। हमेशा मैंने बताया कि हमेशा ये पोर्शन डॉर्सल होता है, वेंट्रल दिस पोर्शन एंड लेटरली दिस पोर्शन। क्लियर? तो अब देखो, आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि डॉर्सली कैसे प्लेस्ड होता है, वेंट्रली कैसे प्लेस्ड होता है, लेटरली कैसे प्लेस्ड होता है। क्लियर? एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जस्ट इमेजिन दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? और यहाँ पे क्या है आपका? स्टर्नम। Sternum is this portion, vertebral column backside, laterally ribs and down diaphragm. Clear? Lungs के नीचे क्या होता है? Diaphragm. जब ब्रीदिंग करते हैं तो
डायफ्राम बहुत ज़्यादा मूव करता है, वो मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में अच्छे से समझाऊंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है। देखो मैंने समझाने की एक रफ डायग्राम बनाया है ताकि आपके दिमाग में ऐसा लगे कि हाँ ऐसी चीजें प्लेस्ड हुई है। वर्टिकल कॉलम कहाँ पे है, डॉर्सली। दिस इज योर रिब्स, रिब्स कैसे प्लेस्ड है, लेटरली। एंड दिस इज योर डायफ्राम जो कि है बिलो। एंड स्टर्नम कहाँ पे है, दैट इज वेंट्रल पोर्शन। क्लियर, आई होप सो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। अब छोटा सा पार्ट बचता है, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। क्लियर, तो लंग्स कैसे, क्या मैंने बताया लंग्स के बारे में, उसके बाद मैंने कहाँ पे सिचुएटेड होता है वो बताया, एल्वेलाई के बारे में बताया, आपको सारा रिकॉल करना है। मैं आई होप सो मैं कल या परसों एक पूरा रिवीजन लेक्चर डाल दूंगी, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका पूरा एक क्विक रिकैप करेंगे अपन, है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं, दैट इज मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। उसके बाद कल हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर, आपको कोई भी डाउट हो आप बिना कुछ सोचे लिख लो, अगर जेन्युइन डाउट होगा मैं रिप्लाई जरूर करूँगी, है ना। मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। मैंने आपको अभी अभी बताया कि डायफ्राम का बहुत ज्यादा रोल है ब्रीदिंग में, है ना। तो डायफ्राम एक होता है, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम जो है ये मेजर है और इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे होता है, दे आर फाउंड बिटवीन रिब्स, है ना। अब ये भी दो टाइप्स का होता है, इंटरकोस्टल मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स and second is external intercostal muscles। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ब्रीदिंग में, अगर आप एक बार ही ब्रीदिंग समझ लिए कि नॉर्मल इंस्पायरेशन कैसे होता है, फिर आप चारों एकदम अच्छे से समझ सकते हो। सिर्फ एक को अच्छे से समझना है, बाकी के तीन तो आराम से समझ लोगे, है ना। लेकिन एक समझ में नहीं आता है तो पूरा ही गोल हो जाता है। क्लियर, तो मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग में हम लोग को दो मसल्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट डायफ्राम एंड दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे फाउंड होता है, तो बिटवीन द रिब्स, मतलब रिब्स है तो उसके बीचों में। वो दो टाइप्स का होता है, ये भी याद रखना है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे मान लो एक डायग्राम, रफ डायग्राम देखो, जैसे मान लो ये है रिब्स। क्लियर, तो इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे फाउंड होता है, बिटवीन रिब्स। तो ये देखो मान लो ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर, तो इसके बीच में क्या होगा, ये होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। ये एक रफ स्केच डायग्राम मैंने बना दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यू कैन रिलेट फ्रॉम दैट। क्लियर, तो हमारा जो आज का सेशन है यहीं पे एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर, सो आई होप सो आपको ये लेसन, ये सेशन जो भी बोलो ये समझ में आया होगा। अगर जो भी पार्ट नहीं समझ में आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर लेक्चर कैसा जा रहा है वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर।